नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसे युवा ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के, जिनका नाम है स्वप्निल वानखेड़े। और वर्तमान में वो रीवा ज़िले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत की भूमिका निभा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा उनका नाम है स्वप्निल, वैसी ही उनकी सपनों की उड़ान रही है और बहुत दिलचस्प उड़ान रही है। 2016 बैच के वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं रीवा और बात करते हैं स्वप्निल वानखेड़े जी से। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका अफसरनामा में। नमस्कार, सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। जी जी, बहुत धन्यवाद। स्वप्निल जी, इस कार्यक्रम में हम टाइम मशीन जैसे एक कॉन्सेप्ट की भी बात बार बार करते हैं कि हम पीछे ले जाते हैं अपने मेहमान को, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं आपको भी थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा अमरावती में, जहां आप स्कूल में हैं, 8वीं 9वीं 10वीं किसी भी क्लास में हो सकते हैं, और आपके ड्रीम के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया है। तो मैं उन स्वप्निल वानखेड़े को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि वो कैसा दौर था। थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हमें बताइए, और उस दौर में आपने क्या सोचा था। इंजीनियरिंग तो आपने की ही, लेकिन बाद में ये सपना, तो थोड़ा सा मुझे ज़रा पीछे से बताइए इस चीज़ को। जी जी, मैं एक छोटे शहर से रहने वाला व्यक्ति था। मेरे पापा टीचर, हाई स्कूल में टीचर थे, और मम्मी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स थी। दोनों वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं। मैं अपनी स्कूलिंग में जवाहर नवोदय विद्यालय में, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल सभी ज़िलों में होती है, उसी स्कूल में अमरावती में मैं पढ़ा हूँ। बचपन से 5वीं के बाद जैसे स्कूल में आया था, तो सभी जाति के, सभी धर्म के और सभी कस्बों से आए हुए लड़के हमारे साथ थे। तो हमने पहले से ही डेमोक्रेटिक स्टाइल वही स्कूल में ही पढ़ना शुरू किया था। बहुत नवोदय का यही पहचान है कि हम बहुत सारे गरीब, बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग एक साथ पढ़ते हैं, बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो हमारी जो संगोपन होता है, संस्कार होते हैं, वह तभी से शुरू हुए थे। क्योंकि मेरे पापा हाई स्कूल में रूरल एरिया में ही, ग्रामीण में ही टीचर थे, तो हमारा टीचर जो ग्रामीण से नाता था वो काफ़ी ज़्यादा था। मैंने पहली से चौथी तक, 5वीं तक इनफैक्ट ग्रामीण स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की थी। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई पूर्ण की थी। इन पूरे दौरान पहले तो सिविल सर्विस के लिए जाना है ऐसा कभी मन में नहीं था, क्योंकि सिविल सर्विस जैसे कोई अधिकारी को हम देखते थे तो ये बहुत ही बड़ा सपना और जैसे सोचने के बाहर वाला सपना हमारे लिए लगता था। बिल्कुल ठीक बात है। और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि क्या हम ऐसी सर्विस में कभी जा पाएंगे। लेकिन स्कूल में जो हमारे टीचर थे वो ज़रूर ये कहते थे कि सोचना है तो बड़ा सोचना है, और जब बड़ा सोचते हो तो बड़ा सोचने को हकीकत में ज़रूर लाना है। तो वो सपना हमेशा ध्यान में था कि हमारे टीचर ये कहते थे। इंजीनियरिंग के बाद भी जब डिग्री हो गई, जब हमने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की, तब वो कहीं जाकर वो सपना साकार करने का मन हुआ, और उसके बाद फिर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। जी, तो ये जो सफ़र था, जो एक छोटे से शहर से शुरू हुआ, ग्रामीण इलाकों में भी आपने पढ़ाई की, उस दौरान जब आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, तो वो कौन सा क्षण था जब इंजीनियरिंग करने के बाद और कंपनी में, एक प्राइवेट अच्छी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद भी किसने आपको गाइड किया कि नहीं, आप बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मेधावी हैं, और आपको सिविल सर्विस ऑप्ट करना चाहिए? जब मैं हमारे कंपनी में था, तब मेरे पापा हमेशा मुझे फ़ोन करके कहते थे, जब मैं मुंबई में प्राइवेट कंपनी पटनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कंपनी से मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं जॉब करता था। जी, तब मेरे पापा जब भी मुझे फ़ोन कर रहे थे, 2009, 10, 11 का वो समय था जब पूरे इंडिया में रिसेशन काफ़ी आया था, और वहाँ बहुत सारों की जॉब भी गई थी। तो पापा हमेशा मुझे कहते थे कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करने से अच्छा है आप लोगों के लिए जॉब करो। मैं विदर्भ से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र में, जहाँ फार्मर सुसाइड काफ़ी ज़्यादा होते थे। हमेशा न्यूज़ में आते थे कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। और क्योंकि मेरे पापा ग्रामीण में ही काम करते थे, वो खुद ही भी खेती करते थे, और खेती भी करते थे और पढ़ाते भी थे साथ में। तो हमेशा वो कहते थे कि आप सरकारी नौकरी की तरफ आप प्रयास करो, आप नवोदय विद्यालय से हो, प्रयास तो कर सकते हो। फिर जब डिग्री में जब कंपनी में था,
तब हमारे साथ एक व्यक्ति, हमारा दोस्त इंटरव्यू तक पहुंच गया सिविल सर्विस के। हाँ। तो उनसे मैंने जानना चालू किया कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सिविल सर्विस कैसे करना चाहिए, इसको पास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो तब हमारे जो कलीग थे, जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने एक शब्द मुझे कहा था, एक बार अगर आप सोच लेते हो कि जाना है तो पीछे मत हटना, चाहे देर लग जाए, आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाता है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत नहीं होगा तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मन में धैर्य रख के आगे चलना। बहुत बढ़िया जी। वो ध्यान में रखा था। उसके बाद मुझे 2-3 साल बिल्कुल लग गए। 2-3 सालों में उनका शब्द मुझे ज़रूर याद आते थे, और पापा का जो धैर्य, पापा मुझे हमेशा धैर्य देते थे कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम आपके साथ हैं। फेल्यूर पहले साल, दूसरे साल भी फेलियर हुआ था, लेकिन फिर भी हम चलते गए और सफलता मिल गई। जी जी जी। बड़ी दिलचस्प बात मैंने ये देखी कि 3 पड़ाव से गुजरकर, 2 पड़ावों से गुजरकर तीसरे पड़ाव में आप आईएएस की तरफ बढ़े। तो पहले जो 2 पड़ाव थे, पहले कमांडेंट के तौर पर आपका सिलेक्शन हुआ, दूसरी बार आईआरएस सर्विस में आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया, और फिर आईएएस के रूप तौर पर सिलेक्शन हुआ। पहले 2 पड़ाव के बारे में हमें बताइए कि जब पहली बार सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, तो क्या वो पोजीशनिंग थी और वहाँ से आगे बढ़ने की बात कैसे मन में आई? ये 2014 की बात है, जब मेरा पहला सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हुआ था। असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी में एक और एग्ज़ाम होती है, उसमें सिलेक्शन हुआ था। वो मेरा पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पॉइंट भी था कि क्या हम यूपीएससी में पास हो सकते हैं, नहीं। मैं यहाँ एक मेरे व्यूअर को ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे फैमिली में ना ही मेरे जितने भी पहचान थे, उसमें क्लास 1 ऑफिसर बनना तो बहुत बड़ी बात है, क्लास 2 भी कोई ऑफिसर था नहीं कि जिसको हम पूछ पाए कि कैसे करना है। जी। तो जब हम असिस्टेंट कमांडेंट बने थे तब सभी की इसमें खुशियाँ आई थी, और तब पापा का ये कहना था कि अगर हम ये एग्ज़ाम पास कर पाते हैं, अगर असिस्टेंट कमांडेंट हम बन सकते हैं तो, और अगर हम धीरज रखेंगे तो दूसरे एग्ज़ाम भी पास कर पाएंगे। जी। उसी धीरज के साथ मैंने फिर से एग्ज़ाम दी। दूसरी बार मैं आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन आईआरएस उस टाइम मिल गया था मुझे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, जो मैंने नागपुर में ज्वाइन की थी। उसके बाद उसको फिर से मैंने निरंतर जारी रखा। मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था, आईआरएस ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद उसको निरंतर जारी रखा, और नेक्स्ट साल में फिर आईएएस के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे, बड़ी संख्या में, लाखों युवा इस कार्यक्रम को देखते हैं स्वप्निल जी। वो ये जानना चाहते हैं हर बार कि कैसे आगे बढ़ें। एक मंत्र तो आपने आपके मित्र के माध्यम से दिया कि पीछे मत हटो। एक बार आपने कोई फैसला ले लिया, संकल्प ले लिया, तो पीछे मत हटो। और दूसरा, ये बाबूजी का मंत्र, मुझे आपके पिताजी का मंत्र बहुत अच्छा लगा कि अगर आपने असिस्टेंट कमांडेंट और उसके बाद आईआरएस सर्विस निकाल लिया है तो फिर आप आईएएस भी निकाल सकते हो। लेकिन ये सब कहने में आसान लगता है स्वप्निल जी, लेकिन आपने किस तरह से अपने मन को तैयार किया, और क्या आपका स्टडी का तरीका क्या था? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब हम इस परीक्षा के लिए शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में किसी को तुरंत सफलता मिलती है, शायद किसी को थोड़ा देर समय बाद सफलता मिलती है, लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल ज़रूर ध्यान में रहता है कि जब भी वो असफल होने, उसको लगता है कि मैं अगर असफल होऊंगा तो उसको ये सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर मैं नहीं हुआ तो करूँगा क्या, कैसे करूँगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, तू तो बड़ा बोलता था, पास हो नहीं पाया है। तो मैं सबसे पहले, जो भी हमारे साथी है, जो भी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, लोग क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो आज कहेंगे तुम पास नहीं हुए, कल वो आपके, जब आप नौकरी पे लग जाओगे, या अगर नौकरी पे नहीं भी लगे, आप अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाते हो और कोई अच्छे प्राइवेट नौकरी में भी लग जाते हो, सब आपके साथ चलेंगे, ये पक्का है। लेकिन जब आपको असफलता मिलती है तो लोगों की उंगलियां आपके ऊपर उठती है, जिससे आपको पेन ज़रूर होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। 2-3 साल जब मैं पास नहीं होता था तो जो मेरे दोस्त ने, लेकिन रिश्तेदार भी, जो आस पड़ोस के लोग, सब कहते थे कि क्या ज़रूरत थी कि नौकरी आप अच्छे से कर रहे थे, अच्छी खासी पैसा मिल रहा था, नौकरी मिल रही थी, नौकरी थी, पैसा था, सब कुछ था, इसलिए क्यों उसको छोड़ के यहाँ चले आए। तब कहीं जाके दिल में ये ज़रूर लगता था, लेकिन
मेरे पापा तब कहते थे, पापा यह बात ज़रूर कहते थे हमेशा, वो हमारे समाज का सबसे बड़ा रोग है कि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक बात है। क्या कहेंगे कहने दो, जब आप पास हो जाओगे तब यही लोग आपके पास आएंगे फूल लेके कि वाह वाह, हमें तो पता था कि आप पास होने वाले हो। बहुत बढ़िया, जी जी, ठीक बात। तो मैं सभी हमारे जो भी जो व्यूवर्स है, जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको मैं सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब ये आप दिमाग से निकालोगे तो जिसको जो कहना है कहने दो, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। पढ़ाई कैसे करनी है, बुक्स कौन से हैं, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मिलता क्या नहीं है कि खुद को संभालना, खुद को कैसे संभालेगो वो हमें ही संभालना है। और खुद को संभालते हुए हमें एक ही बात सोचना है कि बाहर का जो सोचे हम तो आगे बढ़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। इंटरव्यू का जो मकाम होता है यूपीएससी में, उसको लेकर भी युवा बड़े एंक्शस होते हैं और बड़ा जानना चाहते हैं कि यूपीएससी का इंटरव्यू जो है उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो आप जब इंटरव्यू के लिए गए तो उस क्षण को कैसे रिकॉल करते हैं और किस तरह से आपका इंटरव्यू हुआ, और जनरली आपने क्या पाया कि इंटरव्यू में अपने को कैसे संभाला जाता है? जी, मैं थोड़ा शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ साझा करना चाहूँगा। मैं जब शुरुआत किया तो 2012 से ही मैं इंटरव्यू में शुरू कर दिया था। मैंने जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम में मैंने प्रीलिम्स मेंस पास करके इंटरव्यू पहुँच गया था। मुझे यहाँ पे 2012, 13 और 14 लगातार 3 साल तक मुझे सफलताएं नहीं मिली थी, जबकि तीनों साल मैंने इंटरव्यू दिया था। 2014 की एग्ज़ाम की बात है, जब मैंने 2015 में जब मैं IRS बना था, 2013 की बात है। 2013 में इंटरव्यू में मुझे बहुत ही कम नंबर मिले थे। अब 2012 में भी इंटरव्यू गया लेकिन कम नंबर मिले, 2013 में भी इंटरव्यू गया लेकिन कम नंबर मिले। जब 2013 में इंटरव्यू में मुझे कम नंबर मिले तो मैंने ये ठान लिया था, अब हमें सिलेक्शन होना है तो मेंस, हमारे जो परीक्षा के मार्क्स है, मेंस के मार्क्स है, उसी बेसिस पे होना है, इंटरव्यू के मार्क्स पे सिलेक्शन मेरा होना नहीं है। जब 2014 में फिर से मैं गया तो मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ज़रूर अच्छा किया, लेकिन मेंस को मैंने इतना अच्छा कर लिया था कि उसी वक्त मुझे 2014 की जो एग्ज़ाम, 2015 में जो मैं IRS बना था, वो 2014 के एग्ज़ाम में बना था, उसमें इंटरव्यू में मुझे फिर से कम मार्क्स मिले थे। लेकिन मुझे मेंस के मार्क्स काफ़ी अच्छे मिल गए कि मेरा रैंक अच्छा आ गया था और इंडियन रेवेन्यू सर्विस मुझे मिल गई। इन सभी से मुझे एक चीज़ ध्यान में आ गई थी, अब मेरा थोड़ा सा गुड लक कहे या बैड लक, तीनों इंटरव्यू में मुझे एक ही इंटरव्यू पैनल मिला था। नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा। सेम इंटरव्यू पैनल मुझे हर साल मिलता था और वही मुझे 2014 में मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा भी था, वेलकम स्वप्निल, वेलकम बैक अगेन। तो वो एक ही इंटरव्यू मुझे मिलने के कारण वो बार बार शायद उनके मन में भी रहा हो, तो इंटरव्यू में 14 तक मुझे मार्क्स नहीं मिले। जब 15 में मैं गया था तब मेरा इंटरव्यू बोर्ड चेंज हुआ और मुझे IAS मिल गया था। जी। लेकिन कहना ये चाहूँगा, इंटरव्यू जो 2014 तक मुझे 3 इंटरव्यू में जो कम मार्क्स मिले थे वो इसलिए मिले थे कि शायद मेरा कॉन्फिडेंस जो था, पहली बार जब 2012 में मैं गया था तब भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो था। दो चीज़ें हमारे इंटरव्यू के समय हमेशा हमें लगती है कि क्या मैं सही से बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। जी। दूसरी चीज़ हमें लगती है कि क्या मेरी लैंग्वेज, जो भी हम हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, वो सही है या नहीं है। लेकिन जब 2015 इंटरव्यू का दिया तब मेरे ये ध्यान में नहीं आया कि मैं कैसा बोल रहा हूँ और मेरी लैंग्वेज क्या है। इससे ज़्यादा है कि मैं कंफर्टेबली मेरे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, जो मैंने 2015 में किया था। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी है या ख़राब, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, इंटरव्यूअर को तो इंग्लिश चाहिए, ये भी नहीं सोचना है। सोचना ये है कि दिल से आप कैसे खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो। सिर्फ मैं एक उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। मैं विदर्भ, महाराष्ट्र विदर्भ से आता था। हर इंटरव्यू में मुझे ये सवाल पूछते थे कि क्या आपको लगता है विदर्भ अलग होना चाहिए महाराष्ट्र से। अब मैं रटा रटाया जो आंसर था, क्योंकि इंटरव्यू को खुश करने के लिए मैं रटा रटाया आंसर बताता था कि नहीं, विदर्भ नहीं सेपरेट होना चाहिए, जिससे भारत के टुकड़े होंगे, ये होंगे, वो होंगे। जब मैंने 2015 में फिर से 4 साल लगातार मुझे वो सवाल हमेशा आया। मुझे लगता है कि जो भी विदर्भ से जाता है उनको ये सवाल आता ही है कि आपको चाहिए कि नहीं। तो मैं 2015 में उनको मैं फिर एक्सप्रेस कर दिया कि देखिए कि हमारे पास विदर्भ डेफिनेटली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अलग है। स्टेट अलग करे या ना करे, एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत जरूर है। बहुत बढ़िया। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन अलग देते हैं तो हम जरूर इम्प्रूव कर पाएंगे।
और मुझे अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिले भी। हाँ। तो मुझे ये ध्यान में आया है कि इंटरव्यू में सिर्फ हमें एक्सप्रेस करना है, कोई यहाँ से आंसर पढ़ के आंसर नहीं बताना। बहुत अच्छी बात। अगर हम एक्सप्रेस कर पाएंगे तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। सर जब आईएएस में सिलेक्शन हुआ तो मैं उस खुशी को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले मेरे ख्याल से आप अपने सबसे बड़े गुरु बाबूजी के पास गए होंगे। उस क्षण को याद करिए ज़रा। जी जी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं सिर्फ पहले जब यूपीएससी में आईआरएस में सिलेक्शन हुआ उनकी बात करूँगा। जब सिलेक्शन हुआ था, गाँव में इतना ज़्यादा समझता नहीं है, हमारे छोटे शहरों में उस टाइम 2-4-5 साल पहले की बात है। आईआरएस और आईएएस में, यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, ऐसा उनको लगता था कि कलेक्टर ही बन गया तभी। लेकिन यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, वही शहर के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। मुझे याद है कि जब सिलेक्शन हुआ था तब मैं लाइब्रेरी में बैठा था, और पिछले 3 साल से, क्योंकि मुझे अच्छे से 2 साल मेरे ऐसे ही गए थे क्योंकि सिलेक्शन हुआ नहीं था, तो तीसरे साल मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस बार मैं रिजल्ट ही नहीं देखूंगा, जो हो जाए वो हो जाए। अगर किसी का फ़ोन आता है तो पता ही चल जाएगा। फिर मुझे फ़ोन आया कि स्वप्निल तुम्हारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने बोला देख लो भाई, स्वप्निल वानखेड़े है क्या, क्योंकि स्वप्निल नाम के भी बहुत सारे हो सकते बोले। जी। तो उन्होंने बोला देखो ये रोल नंबर है, ये नाम है, ये 100% हुआ है। फिर मेरे मम्मी को फ़ोन लगाया। मेरी माताजी तब हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स का काम करते थे। तो फ़ोन लगाया तो मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मम्मी, क्योंकि उनकी 2 बजे तक ड्यूटी रहती थी और हेल्थ डिपार्टमेंट में कभी वो बाहर आ नहीं सकते थे, 1 बजे हमारा रिजल्ट लगा था। मम्मी ने 2 बजे तक का इंतज़ार करके अपने जो स्टाफ, हमारे जो स्टाफ वाले होते हैं उन सभी के साथ आए घर पे, गुलदस्ता लेके आए। और मुझे याद है कि मम्मी ने सबसे पहले मुझे पकड़ा और रोने लग गए, क्योंकि वो 4 साल की मेहनत थी। जी। तब में वर्तमान पत्रों ने वही फोटो डाली भी थी। मम्मी मुझे मेरे साथ रोने लग गई, क्योंकि 1 साल पहले की मुझे बात मैं कहना चाहूँगा। 1 साल पहले जब मेरा फेलियर हो गया था, मेरा रिजल्ट लग गया, मेरा नाम नहीं आया था 1 साल पहले, तो मैं अपने रूम में जाके बैठ गया था। मेरे ऊपर टेरेस पे रूम रहती थी, और रोजाना सुबह 5:30-6 बजे मैं उठ जाता था। लेकिन उस दिन क्योंकि रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं आया था, तो मैं बहुत सारा सोच रहा था कि क्या गलती होगी, कहाँ से रह गई, इसलिए मैं नीचे नहीं आया। तो मम्मी को शायद डर लग गया कि 7-7:30 बज गए, कभी भी हमेशा वो 6:30, 5:30-6 बजे तक नीचे आ जाता है। तो मम्मी तुरंत भाग के ऊपर आई और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी। तो मैं था बेड पे, मैं आराम से खोला दरवाजा, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो मम्मी एकदम से रोने लग गई कि तुमने कुछ कर तो नहीं लिया है, फेल हुआ है तो। क्योंकि 1 घंटा लेट हो गए थे। तो मम्मी बोला मम्मी तुम्हें ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ये कभी चिंता नहीं करना होगा कि मुझे बुरा लग जाए। तो वो मम्मी को बिल्कुल दिमाग में था। जब सिलेक्शन हो गया था तो मम्मी जब मुझे पकड़ी और रोने लग गई कि सिलेक्शन हो गया। मुझे डर लग रहा था कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माता है, माता का दिल हमेशा बिल्कुल बच्चे के लिए काफ़ी संवेदनशील होता है। तो वो मुझे हमेशा याद रहता है, और शायद ज़िंदगी भर वो पल मेरे लिए हमेशा याद रहेगा। ज़िंदगी भर याद रहेगा स्वप्निल जी, और उनको प्रणाम है उन माँ को भी, जिनकी संवेदना और जिनकी चिंता को हम समझ सकते हैं। बाबूजी का क्या रिएक्शन रहा होगा, अद्भुत प्रसन्नता से भरे हुए? जी बिल्कुल, बाबूजी का रिएक्शन हमारे अद्भुत प्रसन्नता से भरे हुए। उनका तो एक ही काम था, जैसे ही सिलेक्शन हो गया सभी उनके जो सहयोगी टीचर थे उनको फ़ोन करके बता रहे थे कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है। पिताजी का यही है कि सबको फिर बताने जा रहे थे, और किसको मिठाई खिलाओ किसको नहीं, ऐसा उनका हो रहा था वो समय। बिल्कुल हमेशा याद रहने वाले समय है वो। जी स्वप्निल जी, आपने अमरावती में रहकर ही तैयारी की, इसकी प्रिपरेशन अपनी? मैं पहले साल में मैंने अमरावती में रह के तैयारी की थी, लेकिन दूसरे साल जब टेस्ट सीरीज़ मुझे करना था तब मैं दिल्ली ज़रूर गया था। उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते थे, ना ही कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ होती थी। तो पापा ने ही मुझे गाइड किया था कि नहीं, टेस्ट सीरीज़ देना ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार मुझे इंटरव्यू में तक ज़रूर पहुँचा था, लेकिन जो मार्क्स थे वो इतने सही नहीं आए थे। तो पापा ने मुझे वो गाइड किया कि ठीक है, तुम जहाँ भी टेस्ट सीरीज़ है वहाँ जाके टेस्ट सीरीज़ दे दो। तो मैं दिल्ली में ज़रूर गया था टेस्ट सीरीज़ देने के लिए। जी। अदरवाइज़ मैं 12 महीनों में से 8-10 महीने घर पे ही रहता था, घर पे। और टेस्ट सीरीज़ के लिए 2-3 महीने दिल्ली जाते थे आप? जी। मेंस के पहले 2 महीने 3 महीने दिल्ली जाता था, टेस्ट सीरीज जरूर देता था। अर्ली 90s में जब मैं भी पहली बार दिल्ली गया था तो बहुत डर गया था। भोपाल भी एक छोटा शहर ही है, अमरावती से मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ा है स्वप्निल जी। जी। तो कैसा लगा था आपको दिल्ली का? आपको भी डर लगा था? क्योंकि हम छोटे शहर के लोग जो है दिल्ली या मुंबई में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी पहचान ही खत्म हो गई। जी।
जैसे ही बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली में जैसे कोटा और दिल्ली ऐसे शहर हैं जहाँ यूपीएससी और आईआईटी वाले एस्पिरेंट्स रहते हैं और इतने बड़े बड़े एस्पिरेंट रहते हैं, उनको देख के हमारा कॉन्फिडेंस वैसे आधा हो जाता है। जी जी जी, बिल्कुल कैसा होगा, हम क्या पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ज़रूर ये रहता ही है, ये रहता ही है, ये बात रहती है। लेकिन इस पे विजय हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण बात है और आपने उसको किया। एक निजी प्रश्न की तरफ मैं आता हूँ, क्या दाम्पत्य सूत्र में आप अभी बंधे हैं या प्रिपरेशन इज ऑन? नहीं, मैं 2017 में मेरी शादी हुई है और अभी हमें एक छोटा बालक भी है, लगभग 9 महीने का। तो ये जो जीवन संगिनी है आपकी, ये मतलब इट वाज अरेंज सॉर्ट ऑफ थिंग या ये कहीं प्रेम विवाह का भी कोई बिंदु रहा है इसमें? ये हमारा जब हम प्रिपरेशन करते थे तभी से है। अच्छा, हमारे साथ संगिनी है। अरे वाह। जब प्रिपरेशन के समय ही हम साथ में ही थे तभी के संगिनी है। अच्छा। शादी हमारी जबकि 2017 में। तो मैडम जो है आपकी, जो अर्धांगिनी है, वो भी जॉब में है या वो हाउस मैनेजर हैं? नहीं, अभी जॉब में नहीं है। हाँ। अभी तो नहीं है जॉब में। तब तो हमारे साथ प्रिपरेशन था। हाँ। अभी उन्होंने 2 साल पहले तक प्रीलिम्स भी दिया था। अच्छा, अभी नहीं है। चलिए एक क्या मंत्रा आप देंगे? जितना मैं आपसे बात करके आपके व्यक्तित्व को समझ पा रहा हूँ कि एक बहुत सहज, सरल और कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, नो एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड एट ऑल। तो क्या कहेंगे आप कि दाम्पत्य जीवन में मुझे लगता है कि ऐसे पुरुष जो हैं वो उनकी पत्नी और उनकी जो जीवन संगिनी है वो बड़ी प्रसन्न रहती हैं। तो क्या अनुभव है आपका? मेरा अनुभव ये है, क्योंकि 3-4 साल जो सिविल सर्विस, पहले एसडीएम रहा, फिर सीईओ जिला पंचायत रहा। हम अपने जीवन में यशस्वी तब होते हैं जब हमें घर का सहारा अच्छे मिलता है। क्या बात है। शादी के पहले माँ बाप, शादी के बाद जीवन संगिनी का। इन दिनों में मैं एक चीज़ ज़रूर सीखा हूँ कि घर के कामों में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। जो हमारी जीवन संगिनी है, जो डिसीजन बड़े लेना होता है हम बाहर अपने ऑफिस में ज़रूर लेते हैं, वो लेते रहेंगे। लेकिन जो जीवन संगिनी को जो उनका अधिकार होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। जैसे अगर म्यूचुअल फंड खरीदना है हमें, तो म्यूचुअल फंड खरीदना है नहीं खरीदना है वन साइडेड हमारा नहीं होना चाहिए। वो भी इंटरनेट देख सकती है, वो भी सब समझती है, तो उनसे हमें पूछना चाहिए। और अगर वो कहती है कि नहीं ये म्यूचुअल फंड हमें लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, फाइनेंशियल मैटर होते हैं हमेशा। हम जनरली हमारा पुरुष प्रधान देश में मेल जो पुरुष जो कहते हैं वही डिसाइड होता है। तो अगर हमने दोनों को सुन के समझ के अगर डिसीजन लिया तो हमारा जो घर का वातावरण है वो हमेशा ही अच्छा रहता है। हर चीज़ों में अगर जीवन संगिनी को पहले प्राधान्य दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो ऑफिस में हमारी जो खुशियाँ रहती है, ऑफिस में डिसीजन लेने की कैपेसिटी रहती है, इंटेलिजेंस मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो रहती है वो हमेशा ही बढ़ जाती है। इसलिए जीवन संगिनी का साथ ही नहीं, लेकिन जीवन संगिनी को और अधिकार देना, ये हमारे हैप्पीनेस का मूल मंत्र है। कंक्लूड करूँगा सर इस बातचीत को। आगे जीवन आप क्या देखते हैं? हमने अक्सर देखा है कि जो यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं या आईपीएस हैं या आईआरएस हैं, वो अपने जीवन के फर्स्ट लेग में एक बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत लोगों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन लेटर ऑन चेंज होती हैं, जीवन में चीज़ें बदलती हैं। जैसे एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आज से 25 साल पहले एक अलग पत्रकार था, आज कुछ मायनों में अलग पत्रकार हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिस्टम जो है एक ऐसा कई बार हमको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल भी बना देता है, उससे बचने की ज़रूरत है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा बायोलॉजिकल नेचर होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में जो रिस्क एबिलिटी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बोलते हैं कि जैसे सयाने होने लगते हैं हम लोग जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या सिस्टम हमें एक मैकेनिकल बना देता है, नहीं बना देता। जो हमने हमारे जितने भी अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, उनसे हम जैसे मैं भी बहुत सारे को ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि बहुत सारे अधिकारी होते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। एक सिस्टम ने सेट करके दिया कि शासन से निर्णय है, शासन के ये निर्णय है, उस हिसाब से काम करना है। लेकिन उस निर्णय के अधीन रह के, शासन के अधीन रह के कौन सी इनिशिएटिव हम ले सकते हैं जिससे हम जो भी कोई आपदा आ रही है या किसी स्कीम को पालन करना है उसको कैसे कर सकते हैं, ये फिर भी हमारे ऊपर रहता है। और बहुत सारे अधिकारी
जो हमारा अभी डेटा है, मैंने ये एक चीज़ और पढ़ी देखी है कि जो अधिकारी पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहते हैं, डेली आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, किसी का आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, तो बहुत सारी जानकारी आती है कि यहाँ ये शुरू हुआ, यहाँ ये शुरू हुआ, यहाँ ये शुरू हुआ। उसके कारण हम थोड़ा सा इनिशिएटिव अच्छे लेते हैं और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी हमारी कंट्रोल में रहती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी यही प्रयास करता हूँ कि पढ़ो। जैसे एक उदाहरण छोटा सा मैं बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर जब कोरोना आया था, तब केरला ने संजीवनी एक्सप्रेस चालू की थी कि घर घर जाके टेस्टिंग कराने के लिए। वो हमने खजुराहो में शुरू की थी संजीवनी एक्सप्रेस। ये इसलिए कि हम जब पढ़ते थे तो ध्यान में आता था कोई हमारा सीनियर ऑफिसर क्या कर रहा है। बहुत सारे आर्टिकल में कुछ ना कुछ आता है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि अगर हम पढ़ते रहते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया आएगा और हम मैकेनिकल नहीं होंगे। सर, आपकी इस बात से फिर एक सुझाव मेरे मन में आया है। मैं भी बिना संकोच किए उसको रखता हूँ सबके सामने, आपके सामने भी और जो व्यूअर्स हैं उनके सामने भी और सिस्टम के सामने भी, कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग एकेडमी मसूरी में है, मतलब एक नेशनल लेवल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे पास, जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। इसी तरह अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का अगर एक विजडम बैंक देश में बने कि किस अधिकारी ने क्या इनोवेशन अच्छा किया है और उस इनोवेशन से यंग ऑफिसर्स या दूसरे स्टेट के ऑफिसर्स क्या सीख ले सकते हैं, तो ये हमें बहुत, अगर ये रेगुलर हर महीने इसकी मॉनिटरिंग हो और हर महीने ये चीज़ हमारे सामने आए कि केरल में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, यूपी में ये हुआ, तो मुझे लगता है कि ये गवर्नेंस के जो मॉडल हैं बेहतरीन, ये हमारे सामने बहुत ताकत से आएंगे और मेरिट पर और उनके गुण दोष के आधार पर हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मेरे मन में आई तो मैंने शेयर की सर। जी, बहुत ही अच्छा सुझाव है ये, हर महीने आना चाहिए। बिल्कुल सर, हर महीने, जैसे आप कितना अच्छा आपने संजीवनी एक्सप्रेस को आपने इम्प्लीमेंट किया, और बिल्कुल ठीक बात है कि जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम अपने आसपास के वातावरण पर निगाह रखेंगे, उतना हम तरक्की करेंगे। स्वप्निल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए कैसे अमरावती से एक बहुत साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर स्वप्निल जी ने देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा में अपना मकाम बनाया है, और अभी वो एक युवा ऑफिसर हैं। अभी उन्हें बहुत लंबा सफ़र मध्य प्रदेश में तय करना है ब्यूरोक्रेसी में, और बहुत बड़े बड़े पड़ाव पर वो पहुंचेंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं सर। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपकी भावी यात्रा के लिए एक युवा अधिकारी और एक सक्सेसफुल अधिकारी के लिए मैं ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे स्वप्निल वानखेड़े। अफसरनामा में अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।